हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो आज हम एक ऐसे शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में बड़ी दुविधा है और वो इस सोच में पड़े हुए हैं कि इस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीओ के टाइम पे इस शेयर को ले लिया था और अभी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इससे एग्जिट करें या फिर शेयर में अभी बने रहें या और ख़रीदारी करें नीचे के भाव पे। क्योंकि मार्च में जब इसका आईपीओ आया था तो इसको 305 के प्राइस पे इसको लिस्टिंग कराने की थी, लेकिन जब लिस्टिंग के टाइम पे ये डिस्काउंटेड लिस्ट हुआ था और 291 पर इसकी ओपनिंग हुई थी और वहाँ से ये शेयर लगातार गिरता जा रहा है और एक नए लो की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि इस शेयर के साथ क्या किया जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम इस बैंक के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या नए इन्वेस्टर्स को इस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और जो लोग पहले से ले चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। आपको पूरी डिटेल में एक एनालिसिस दी जाएगी। उसके बाद जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे हमारे व्यू हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा कि हम इस पे क्या राय रखते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो और भी एनालिसिस आएंगी वो आपको रेगुलरली मिलें। कि कंपनी और इसकी जो बिजनेस मॉडल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है। शुरुआत जब इसकी हुई थी 2008-9 में, तो इसने एज ए एनबीएफसी स्टार्ट किया था और वही लोगों को फंडिंग देना और दूसरी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इनका काम था। और धीरे धीरे इन्होंने आगे और ग्रोथ की। कोलेटरल फ्री लोन्स से लेके स्मॉल बिजनेस जो इनके हैं उसको भी ये लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ इनकी लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ होती गई। फिर 2017 में इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला और उसके बाद इन्होंने और अलग अलग एरियाज में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी हाल के दिनों में जो कंपनी का नेटवर्क है वो इंडिया के 13 स्टेट्स में और एक यूटी में ये ऑपरेट करते हैं। इनका जो कस्टमर बेस है वो करीब करीब 1.45 मिलियन का इनका कस्टमर बेस है, जो कि काफ़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है और जो कंपनी के माइलस्टोन्स हैं वो लगातार अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, और चीज़ें सही हैं कंपनी की अगर हम इस सेक्टर के बारे में देखें तो। क्योंकि देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये जो एक पूरा सेक्टर है ये अपने आप में बहुत ही हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है और उसमें ग्रोथ जो है वो लगातार बनी रहती है। अगर आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में ये एसएफबी का जो सेक्टर है इससे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आगे भी इसमें परफॉर्मेंस बनी रहेगी क्योंकि ये बहुत ही हाई डिमांड वाला सेक्टर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो कंसर्न हुआ वो लास्ट ईयर हुआ जब कोविड की समस्या आई। तो कोविड की वजह से न केवल इस सेक्टर को बल्कि बैंक हो गए या और भी जो फाइनेंशियल सेक्टर से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। और चाहे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या उज्जीवन हो या इस तरह के और भी जो दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा कोविड की वजह से। तो ये एक छोटा सा कंसर्न आया है जो अभी रिसेंट में आया है। अब अगर हम इनके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, इनका जो इंक्लूसिव फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे इनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा ये कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देते हैं। ये जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का, यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्योंकि देखिए, कमर्शियल व्हीकल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमेशा लोन की डिमांड बनी रहती है। क्योंकि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये उन लोगों को लोन देते हैं जो थोड़े वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको ये अपलिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पे इनकी पकड़ भी अच्छी होती है, इसलिए इनके लिए ये बेनिफिशियल भी होता है। अब अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो डिपॉजिट फैसिलिटीज़ हैं जो नॉर्मल आप बैंकों में देखते हैं वो भी ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स की तरह हैं वो। उसके अलावा जो एफडीज हैं और
इक्विटी लिंक जो स्कीम्स हैं, इस तरह के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये सेल आउट करते हैं, तो वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। इसके अलावा जो डिजिटल सर्विसेज हैं जैसे डेबिट कार्ड इशू करना या इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, ऑनलाइन पेमेंट या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में कुछ भी आप ले लीजिए, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या जो प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स आते हैं उससे लेकर ELSS हो गया या और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें भी ये डील करते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ से इनके रेवेन्यू जनरेशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखें, उसके अलावा जो बिजनेस का मॉडल है, वो सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव हैं, जिससे कि इस सेक्टर में लोगों का भरोसा थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है कि हाँ इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें HDFC और HDFC लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के भी इन्वेस्टमेंट हैं इसमें। डेवलपमेंट या इम्पैक्ट फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो KFW रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट वर्ल्ड मार्केट के इन्वेस्टमेंट है। लोक कैपिटल और TVS कैपिटल में इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये कुछ मेजर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें बना रखी है, जिसके हम आगे बात करेंगे। तो आइए हम जो इसके प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी करंट टाइम में जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो 28.02% की है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 5.18% की होल्डिंग बना रखी है। FIH के पास 1.6% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 37.39% की होल्डिंग है और जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 27.8% की होल्डिंग है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें जो निकल के आती हैं वो ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा जो पब्लिक होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी पब्लिक होल्डिंग जो है वो 72% के आसपास हो गई है। तो इन दो चीज़ों को देख के ये ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं जो इतनी कम होल्डिंग उन्होंने अपनी कंपनी में बना रखी है। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इनकी जो शेयर्स हैं वो उन्होंने प्लेज भी कर रखे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न का विषय है। वो भी जब हम नए इन्वेस्ट करते हैं या हम नए किसी कंपनी में एनालाइज करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि प्रमोटर का उस कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, और इतने लो शेयर होल्डिंग पे एक मेरी तरफ से तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आगे के एनालिसिस में वो चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी जब हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे या जो मार्केट और एनालिसिस है उसको हम देखेंगे तो वो हम बात करेंगे। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब IPO आया था मार्च में 305 के भाव पर, तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस कंपनी से पार्शली एग्जिट किया। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब 305 के पर ये शेयर की लिस्टिंग होनी थी, हालांकि वो 291 के आसपास हुई, फिलहाल वो कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने एग्जिट लिया इस कंपनी से, और शायद वो एक कारण भी रहा कि उनके एग्जिट लेने के बाद से ही शेयर लगातार नीचे आता जा रहा है। और अब ये सोचने वाली बात है कि इस शेयर का फ्यूचर कैसा है, आगे ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, इसका भविष्य क्या है, वो हम और चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल की कंडीशन ये है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो थोड़ी सी देख लेते हैं कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी किस तरह से अपने पीएस के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसकी पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिसके इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ेंगे और अल्टीमेटली उससे शेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो अभी SFB सेक्टर है पूरा, उसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डिपॉजिट टू टोटल लोन बुक है उनका है करीब 97% का है, और जो बोरोइंग टू टोटल लोन बुक है वो 71.5% की है। दूसरे नंबर पे इक्विटास आता है जिसका डिपॉजिट अराउंड 78.4% है और बोरोइंग जो है वो 67.7% की है। अब अगर हम एक और जो तीसरा बड़ा प्लेयर है वो जीवन फाइनेंस है, तो 76 पॉइंट के आसपास का उनका डिपॉजिट है टोटल लोन बुक के अगेंस्ट में, और बोरोइंग जो है वो 73% के आसपास है। अब अगर हम सूर्योदय को देखते हैं तो सूर्योदय का जो डिपॉजिट टू टोटल लोन बुक है वो 80% के आसपास है, और अगर हम बोरोइंग टू टोटल लोन बुक की बात करते हैं तो वो स्टैंड करता है 69% के आसपास।
तो इससे क्या होता है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें जितने भी अपने लोन को दे रहा है, जो रिटेलर को अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि आप माइक्रो फाइनेंसिंग हो गई, व्हीकल लोन हो गए, अलग अलग तरीके के जो लोन देता है, उसमें 69% का लोन जो है वो सूर्योदय अपने ही डिपॉजिट से दे रहा है। तो ये एक सही थोड़ा सा पॉजिटिव है इस सूर्योदय बैंक के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो इजीली एनबीएफसी होती हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, लोन देने के लिए म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं या बैंकों के पास जाते हैं और उनसे पैसे लेकर रिटेलर्स क्लाइंट्स को लोन देते हैं। तो अब ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और जब कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो वो अंत में जाके बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो और इन सब चीज़ों से बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सूर्योदय अगर अपने पास से ही लोन दे रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, आगे उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम ये देखें कि जो और बड़े प्लेयर्स हैं, जो इसके जो मैंने शुरू में 3 बताए जो टॉप 3 हैं, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो अभी सूर्योदय को बहुत लंबा रास्ता तय करना है उनको मैच करने के लिए। तो वो एक चीज़ है जो सूर्योदय को देखनी पड़ेगी और इन्वेस्टर्स को भी वो चीज़ ध्यान देनी होगी। अब अगर हम रिटेल डिपॉजिट की बात करते हैं तो अभी जो Q4 के नंबर्स आए थे, Q4 के नंबर्स में ये बताया गया कि जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 80% हो गई है। यानी कि प्रीवियस ईयर में जब 2020 में रिजल्ट आए थे मार्च 2020 में, तो उस समय जो रिटेल डिपॉजिट था वो 54% पे स्टैंड करता था और अभी वो 80% पे स्टैंड करता है। यानी कि इस रिटेल डिपॉजिट में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली है इनको। तो रिटेल डिपॉजिट में ग्रोथ होने का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि रिटेल डिपॉजिट जो होते हैं उनको जो ब्याज देना पड़ता है वो काफ़ी कम ब्याज देना पड़ता है, और जब डिपॉजिट बढ़ती है तो उसी को बैंक के लोन लेने में यूटिलाइज करती हैं। तो जब लोन से क्या होता है, उनको अर्निंग ज़्यादा होती है और इधर रिटेलर को ब्याज कम देना पड़ता है, तो वो जो एक गैप बनता है अर्निंग में और ब्याज देने में, उससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो ये एक अच्छा साइन है जो कि इनकी रिटेल डिपॉजिट बढ़ रही है। अगर हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में मार्च 2020 में जब रिजल्ट आया था तो उस समय जो ये डिपॉजिट था वो 11.4% पे स्टैंड करता था। अभी जब 21 Q4 में रिजल्ट आए हैं 2021 के, तो उसमें ये बढ़कर 15.4% हो गया है। ये भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक अच्छे साइन है जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इनका मार्केट शेयर है, अगर दूसरे जो इनके कंपटीटर हैं उनसे हम एनालिसिस करते हैं तो इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 33% मार्केट शेयर को होल्ड करता है। जो उज्जीवन है उसकी जो मार्केट शेयर है वो 15% के आसपास है। इक्विटास की मार्केट शेयर भी 15% पे है। जाना है उसकी स्मॉल फाइनेंस बैंक उसकी 10% पे है। अगर इन सब के कंपैरिजन में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो इनका जो मार्केट कैप है वो भी 4% पे ही है। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना है, मार्केट शेयर इनको अपना बढ़ाना होगा, तभी ये और लोगों से कम्पीट कर पाएंगे। तो मार्केट शेयर इनका बहुत कम है, इस पे बैंक को काम करने की ज़रूरत है और मार्केट शेयर बढ़ाना है। अब अगर ये जो सारे इनके और जो कंपटीटर हैं उनसे हम जो उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके कंपैरिजन में बात करते हैं तो वहाँ भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है एयूएम के मामले में। और अगर नंबर के वाइज देखेंगे तो जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सूर्योदय से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा बड़ा है एयूएम के मामले में। तो यहाँ सूर्योदय काफ़ी पीछे है, उसमें भी इनको अपने कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एयूएम के पॉइंट पर भी इनको काम करना होगा। और अगर हम सूर्योदय के ग्रोथ की बात करते हैं, जो एयूएम का ग्रोथ है पिछले 3 सालों को अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 सालों में इनको जो एयूएम की ग्रोथ मिली है वो लगभग 65% के आसपास मिली है। अब इसका एक जो 65% नंबर काफ़ी हाई दिखता है वो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी इनका एयूएम का बेस जो है वो कम है, तो वहाँ से जब हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी भी ग्रोथ मिलेगी तो परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये 65% की ग्रोथ उतनी सिग्निफिकेंट नहीं कह जाएगी, पर हाँ ठीक है, लेकिन इनको अभी काम करने की ज़रूरत है। तो ये इंडस्ट्री वाइज इनके जो नंबर्स हैं वो हैं, और ये चीज़ें देखनी होंगी इनको कि अपने कंपटीटर जो हैं उनके साथ compete करने के लिए इनको और किन किन एरियाज में काम करने हैं उस पर ध्यान देना है बैंक को। तो अभी जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक हैं, बट उतने भी इम्प्रेसिव नहीं कहे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो मार्केट शेयर इनको बढ़ाना ही पड़ता है, और उसके अलावा जो एयूएम की ग्रोथ है वो इनको सही करनी पड़ेगी। उसके अलावा
जो इनके डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स पे भी काम करने पड़ेंगे। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री वाइज इनको देखने हैं। तो चलिए अब Q4 के रिजल्ट आ गए हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो हम इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल नंबर हम दो तरीके से देखेंगे। पहले जो इनका ईयर वाइज कंपैरिजन है, जो FY20 के लिए आया था, और जो अभी इसके पहले जो मार्च 21 में FY19-20 के जो रिजल्ट आए थे उसको हम एनालाइज करेंगे। और उसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो अभी दिसंबर में आए थे, फिर अभी Q3 के और जो अभी Q4 के आए हैं, वो हम दोनों को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से डिफरेंसेस हुए हैं, क्या क्या इनको प्रॉफिट या कैसे लॉस लगे हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए 31 मार्च 20 को जो Q4 के नंबर्स आए थे उसमें अगर हम देखें तो इनका जो इंटरेस्ट अर्न किया था इन्होंने वो 76,669 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्न था। अब अगर हम जो अभी मार्च 21 में जो रिजल्ट आया है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो नंबर बढ़ के 77,614 करोड़ हो गया है। एक चीज़ याद रखिए कि जो सारे नंबर्स हैं वो लाख करोड़ में हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये नंबर थोड़ा सा यहाँ पे इनको ग्रोथ मिली है। उसके अलावा अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो 31 मार्च पिछले साल जो रिजल्ट आए थे उसमें इनकी जो टोटल इनकम थी वो थी 85,414 करोड़, और अब की बार जो नंबर आए उसमें वो बढ़ के हो गई है 87,563 करोड़। ये थोड़ा सा यहाँ भी इनको टोटल इनकम में ग्रोथ दिखी है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो देखिए एक्सपेंडिचर ही वो एरिया है जहाँ पे अब की बार इनको मात खाना पड़ा है। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोविड था, कोविड की वजह से एक्सपेंसेस बढ़े हों, तो दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एक्सपेंसेस में इनको सिग्निफिकेंट बढ़त देखने को मिली है जो कि किसी भी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हम पिछले साल के जो रिजल्ट थे उससे बात करें तो 54,830 लाख करोड़ का इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर था, जो अब की बार बढ़कर 69,429 करोड़ का हो गया है। तो अगर आप देखिए तो लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और ये बहुत ही अच्छे नंबर्स नहीं हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसको अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल वो 30,584 करोड़ रुपए था, अब की बार घटकर वो 18,134 करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम बात करें कि जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस थे बिफोर टैक्स, वो पिछले साल जो थे 15,398 करोड़ थे, अब की बार वो 1210 करोड़ दिख रहे हैं। अगर टैक्स एक्सपेंसेस की उसको घटाते हैं तो 24 करोड़ का इन्होंने टैक्स पे किया है। तो पिछले साल 11,094 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब की बार घटकर 1,186 करोड़ रुपए पे आ गया है, यानी प्रॉफिट इनका बहुत ही भयानक गिरा है अब की बार। तो ये भी एक कंसर्न का विषय है कि जो कि इनके प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अब की बार इनको 1,186 करोड़ का है, पिछले साल के कंपैरिजन में 11,094 करोड़ के कंपैरिजन में। अब अगर देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनपीए को लेके, तो एनपीए जो हैं वो किसी भी बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम एनपीए का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए पिछले बार जब इनका एनपीए आया था तो वो स्टैंड करता था पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से 2.79% पे, अब की बार वो बढ़कर 9.41% हो गया है ग्रॉस एनपीए। अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए पिछले साल 0.57% पे था, अब की बार वो बढ़कर 4.73% हुआ है, यानी एनपीए इनका बहुत बढ़ा है। ईयर वाइज तो बढ़ा ही बढ़ा है, अभी हम क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ईयरली भी एनपीए बढ़ा है और बहुत तेज बढ़ा है, ये बहुत ही कंसर्न का विषय है इस बैंक के लिए। इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसी के बेस से आगे जब हम शेयर की एनालिसिस देखेंगे हमको क्या करना चाहिए, तो इसको हम इस नंबर को ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो देखिए 31 दिसंबर 20 को जब Q3 का रिजल्ट आया था तो Q3 में इनका जो इंटरेस्ट अर्निंग थी, इन्होंने जो इंटरेस्ट से अपनी इनकम की थी वो थी 20,357 करोड़ रुपए। अब की बार Q4 में वो घटकर हो गया 15,100 करोड़ रुपए। अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो Q3 में वो था 22,734 करोड़ रुपए, अब की बार घटकर वो 18,636 करोड़ हुआ है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर पिछले क्वार्टर में 18,630 करोड़ का था, अब की बार वो बढ़कर 19,159 करोड़ का हुआ है।
अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस इनका था बिफोर टैक्स, पिछले क्वार्टर में वो 142 करोड़ पे था, अब की बार उनको 5,796 करोड़ का लॉस लगा है। यानी आप देखिए कि 142 करोड़ के प्रॉफिट से Q4 में वो 5,800 करोड़ के आसपास के लॉस में आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने टैक्स को 1495 करोड़ से डेफर किया है, तो इस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस कह सकते हैं वो कम होकर 4,301 करोड़ पे स्टैंड करता है। तो अब की क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो जो 105 करोड़ के ये प्रॉफिट पे थे वो अब की बात 4,300 करोड़ के लॉस पे हैं। अब अगर हम एनपीए की बात करते हैं तो देखिए जो एनपीए हैं, ग्रॉस एनपीए है, पिछले क्वार्टर में वो 0.78% था, अब की क्वार्टर यानी Q4 में वो बढ़कर 9.41% हो गया है। यानी आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनके ग्रॉस एनपीए में बहुत तेज बढ़त हुई है, और जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसमें भी इनके एनपीए में बहुत ही तेज बढ़त देखने को मिली है। अब अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए जो पिछले क्वार्टर में 0.33% था, यानी केवल 0.33%, वो अब की बार बढ़कर 4.73% हो गया है। तो न केवल ग्रॉस एनपीए बढ़ा है बल्कि नेट एनपीए में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब अगर देखिए हम Q4 और Q3 के नंबर्स को थोड़े कंपेयर करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि Q3 में इनको जो इंटरेस्ट इनकम हुई वो 20,357 करोड़ रुपए की हुई, और 15 अब की बार Q4 में 15,180 करोड़ का हुआ। यानी देखिए कि जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम को हम एनालिसिस करते हैं तो पिछले क्वार्टर में इनको 2,377 करोड़ की इनकम हुई थी, अब की बार वो बढ़कर 3,456 करोड़ की इनकम है। तो इसमें थोड़ी सी इनको ग्रोथ देखी गई। अब अगर हम टोटल इनकम की एनालिसिस करते हैं तो टोटल इनकम Q3 में 22,734 करोड़ रुपए था, अब की बार वो घटकर 18,636 करोड़ रुपए हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस इनकी इनकम के बेसिस पे अगर देखते हैं तो बहुत ही खराब है। कहीं न कहीं देखा जाए तो लगभग 25% के आसपास का इनको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 18,630 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस था, और अब की बार वो 19,159 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है इनका। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो इनकम है वो कम हो रही है। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है कि आप लगातार खर्चे अपने बढ़ाते जा रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो कम होती जा रही है। तो इससे तो कहीं ना कहीं शेयर पे भी और कंपनी पर भी दबाव बढ़ेगा। अब अगर हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो जो प्रोविजंस है, इन्होंने पिछले क्वार्टर में 3,962 करोड़ रुपए के प्रोविजंस रखे थे। प्रोविजंस वो अमाउंट होते हैं जो इनके लोन होते हैं, जो एनपीए होने लगते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये लोग एक फंड होता है जो उसको निकाल के रखते हैं, उसको हम प्रोविजन करते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 3,962 करोड़ रुपए था, अब की क्वार्टर में वो 5,273 करोड़ रुपए है। यानी अब देखिए प्रोविजन बढ़ा है। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो 1,495 करोड़ रुपए का आपकी बात टैक्स डेफर किया है उन्होंने। तो इस वजह से जो इनको लॉस हुआ है, जो 5,000 लगभग आप मान के चलिए कि जो लॉस था वो कम हो गया इस टैक्स डेफर होने की वजह से। तो अब की बात जो लॉस है वो 4,301 करोड़ रुपए का है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले क्वार्टर में 0.78% था, वो अब की क्वार्टर में बढ़ के 9.41% हुआ, और नेट एनपीए 0.33% से बढ़ के 4.73% हुआ। तो जो एनपीए हैं वो बढ़े हैं, बहुत तेजी से बढ़े हैं, और ये एक कंसर्न का विषय है। अब अगर देखिए क्या हो रहा है ना कि जब अभी Q4 के रिजल्ट आए हैं तो इनके एनपीए इस तरीके से बढ़े हैं। तो अब प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही है कि जब जुलाई में इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जब रिजल्ट आएंगे, Q1 के रिजल्ट आएंगे जुलाई में, तो जुलाई में इनके एनपीए बढ़ने के चांसेज और भी बढ़ जाते हैं, इनकी इनकम भी घटने के चांसेज बढ़ जाएंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि अब की बार भी जब ये क्वार्टर शुरू हुआ उसी समय कोविड की प्रॉब्लम फिर से आ गई, बहुत सारे कई स्टेट्स में लॉकडाउन लग गए, बिजनेस बहुत सारे ठप हो गए। तो इस वजह से फिर से इनकी बैलेंस शीट पे Q1 में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये एक कंसर्न का विषय है जिसको हमें ध्यान रखना होगा कि Q1 में अब इनके नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि जब अभी चीज़ें सही थी, जब तब इन्होंने इतने खराब नंबर पोस्ट किए हैं, तो Q1 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये रहे फाइनेंशियल इनके डिटेल्स, जो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल नंबर कैसे हैं और आगे वो कैसे इम्प्रूव करेंगे।
तो चलिए अब हम कंपनी की जो SWOT एनालिसिस है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, कहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है। इन सारे फैक्टर्स को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो जो कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पूरा एक सेक्टर है, वो बहुत ही ग्रोथ वाला सेक्टर है और कंपनी ने लगातार इसमें एक ग्रोथ दिखाई है। जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो कंपनी के पास इस फील्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको टैकल करने की। इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रेजेंस है अभी वो 13 स्टेट्स में प्लस एक यूपी में है, तो कंपनी ने अच्छा खासा मार्केट कवर किया हुआ है और उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं। इनके पास ठीक ठाक स्टेट्स में काम चल रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी पोजीशन है। उसके अलावा अगर हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। इसी Q4 के जब नंबर्स आए हैं तो इसी ईयर में जो डिपॉजिट्स हैं वो 80% पे पहुंच गए हैं। तो अगर हम इसको बोरोइंग के साथ कंपेयर करते हैं तो डिपॉजिट्स में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम FY20 के रिजल्ट्स की बेसिस पे बात करते हैं तो कंपनी की जो इनकम थी वो लोवेस्ट थी एज कम्पेयर टू कॉस्ट, यानी कंपनी ने जो अपनी इनकम की है वो बहुत ही कम लागत में इनकम अपनी बनाई है। और अगर हम दूसरे के जो कंपटीटर्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही कम है और ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। अगर हम कंपनी के वीकनेस की बात करते हैं तो देखिए वीकनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है ना कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिक्योर्ड लोन में बहुत ही हाई है और यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन्होंने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 76% लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है और जो व्हीकल लोन है उसमें 10% का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो मॉर्गेज लोन है उसमें 5% का और MSME लोन में 5% का है। तो अगर हम इसको एनालिसिस करें थोड़ा सा तो हम ये पाते हैं कि जो कंपनी ने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया है और कंपनी ने अपनी जो फंड है, जो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही जगह पे यानी माइक्रो फाइनेंसिंग में पंच कर दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर पूरे टोटल लोन का 76% एक ही जगह पे जा रहा हो जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हाईली रिस्की सेक्टर है, तो उसमें इतने ज़्यादा अमाउंट का लोन जाना, कंपनी के एक बहुत बड़ा चंक एक ही जगह पे लोन के रूप में जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है और इस पर कंपनी को काम करना चाहिए। तो ये कंपनी के वीकनेस के रूप में है जिससे मैं देखूंगा कि इन्होंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया है और ये प्रॉब्लम कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा और इससे दिक्कत होगी। अब दूसरी जो इनकी वीकनेस है, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है ये है कि कंपनी ने अपने मैक्सिमम लोन जो है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु इन 3 स्टेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो सोचिए कल की डेट में क्या होता है कि अगर इन 3 स्टेट्स में कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे कि इनके लोन पे रिस्क आ जाता है, तो कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया और कुछ ही जगह पे अपने आप को एक तरह से संकुचित कर लिया है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंसिंग को लोन देने के मामले में हो या लोकेशन वाइज जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, उन सब में इन्होंने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है और ये प्रॉब्लम की बात है। और अगर हम देखा जाए तो जॉइंट लेवरेज ग्रुप है, उस पर कंपनी बहुत ही हाईली डिपेंडेंट है। जो इनके लोन्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इन्हीं सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक जगह पे डिपेंडेंट होना और उसके बेस पे बिजनेस करना ये सही चीज़ नहीं है और कंपनी को इस पर काम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे कंपनी में वीकनेस दिखाती हैं और इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन है, लोकेशन वाइज है, ये उतने इम्प्रेसिव नहीं है। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कंपनी के पास एकदम सॉलिड अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में काम करने के लिए। पिछले जो भी मैंने एनालिसिस आपको दी है अभी तक, उसमें आपने देखा होगा कि इनका मार्केट शेयर 4% पे ही है अभी तक। जो इनके पीयर्स हैं, चाहे वो इक्विटास हो, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, जीवन फाइनेंस बैंक हो, इन सब के कंपेरिजन में अभी ये काफ़ी पीछे हैं और वहाँ पे ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने आप को सही तरीके से आगे ले गए और सही तरीके से काम किया, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया, अपनी लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो AUM है उसको बढ़ाया, तो इनके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बिजनेस एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो कंपनी अभी केवल 13 स्टेट में काम कर रही है, तो पूरा इंडिया इनके पास पड़ा हुआ है। 28 स्टेट्स हैं
हमारे पास जो 8 यूटीज हैं उसमें इनको बिजनेस एक्सपेंशन की पूरी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे ये काम कर सकते हैं और वहाँ पे ये अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में इनको ग्रोथ मिलेगी। अब कंपनी के पास जो अभी तक रेवेन्यू के रिसोर्सेस हैं वो क्या है, इंटरेस्ट से इनकम है, जो ये दूसरे प्रोडक्ट जैसे एफडीज हैं या फिर जो और प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये वहाँ से इनकी इनकम होती है, वहाँ से इनको रेवेन्यू आ रही है। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी और भी जगह पे अपने हाथ फैला सकती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर जो कॉर्पोरेट एफडीज होती हैं, मनी मार्केट की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें, इस तरह के और भी कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे ये अपने आप को एक्सपेंशन कर सकते हैं और वहाँ से रेवेन्यू के रिसोर्सेज बना सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही प्रमोट कर रही है, तो इनके पास उस सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी है। ये खास करके अपने लोन भी ग्रामीण सेक्टर में अभी दे ही रहे हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको लोन देते हैं, तो वहाँ पे इनके पास बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जिसको ये एनकैश कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो वो इनको एनकैश करना चाहिए और उसमें ज़रूर इसमें इनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब अगर हम जो इनके थ्रेट्स हैं, अगर थ्रेट्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो देखिए ये इंडस्ट्री जो है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले जो कंपैरिजन आपको दिखाए हैं उसमें ऑलरेडी 7-8 ऐसे इनके मार्केट प्लेयर्स हैं जो इनके साथ compete कर रहे हैं और उनका जो मार्केट कैप है, चाहे उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब बहुत ही हाई है। उसके अलावा उनके लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही बैलेंस्ड हैं और जबकि इनके जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो हाईली रिस्की हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए थ्रेट की बात है। दूसरी चीज़ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये पूरा सेक्टर है, इसमें डिफ़ॉल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके लोन जो होते हैं वो हाईली अनसिक्योर्ड होते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहाँ से कोलेटरल नहीं लिए जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये इनकी जो पूरी स्ट्रेंथ, वीकनेस या फिर थ्रेट्स हैं, इसको अगर ये मैनेज वे में लेके चलते हैं तो आने वाले दिनों में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी और ये अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, आपको मैंने अभी तक सारे फंडामेंटल्स जो मार्केट में इश्यूज हैं वो, उसके अलावा जो इनके कंपटीटर हैं उनके साथ कंपेयर करते हुए मैंने आपको सारे व्यूज़ दे दिए, आपको फाइनेंशियल रिव्यू भी कर दिया मैंने, तो अभी तक आपको एक पूरा आइडिया लग गया होगा। अब अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो देखिए, जब से इसका IPO आया है 305 रुपये पे, तब से ये लगातार गिरता जा रहा है और 219 के लेवल तक ही आ गया था। अभी इसने थोड़ा सा जंप दिखाया है, अभी आज ये 225 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर देखिए होना क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अभी कोई मूवमेंट आने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बढ़ के 230, 235 तक जाए भी, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा 215, 220 के आसपास, वहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा और इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट मूव दिखेगी नहीं। बाई चांस अगर कोई इसमें मूवमेंट अपसाइड आ भी जाती है तो वो भी कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं होगी और ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हो जाएगा जिससे आपको ये लगे कि अरे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो मेरी ये एडवाइस होगी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कि आपको एटलीस्ट जुलाई के जो Q1 के नंबर आएंगे वहाँ तक आपको वेट करना चाहिए और अभी इसमें तुरंत से इंटर नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि शेयर को अवॉइड करिए, इसमें एंट्री लेने की जगह अभी नहीं है। Q1 के नंबर आ जाने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि Q1 के नंबर में भी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी और अगर वैसा होगा तो हो सकता है ये शेयर 200 रुपये के नीचे भी दिखे। वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जब ये 200 रुपये या उसके नीचे कहीं मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 3 से 5 साल का व्यू लेके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जो लोग IPO में इसको ले चुके हैं या IPO के 305 पे आया उसके बाद जब ये नीचे आया 280, 270 के भाव पे जो ले चुके हैं वो क्या करें। देखिए, आपके पास अभी कोई खास जगह तो बची नहीं है कि आप 220 पे उसको बेच के लॉस लेके निकल जाएं। तो बेटर ये होगा कि आप वेट करिए, आप भी Q1 तक का वेट करिए। अगर ऊपर आता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो फिर जुलाई तक का वेट कर लीजिए। अगर नीचे मिलता है 200 के नीचे के भाव कुछ भी मिलता है तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू है अभी के लिए। तो अभी स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करिए, इसमें अभी ट्रेड करने वाला नहीं है, इसको अभी पोजीशन बनाने वाली नहीं है। और
अगर मान लीजिए कि 200 के नीचे ब्रेक होता है, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि कहाँ पे इसको 200 के बाद कैसी मूवमेंट आती हो तो बाद में पता चलेगा। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सिनारियो चेंज होते हैं, कहाँ पे इसको बाई करना, तो मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का बाद में बना के डाल दूंगा कि यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो होपफुली कि ये जो एक पूरी एनालिसिस है, इससे आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको नॉलेज हुई होगी और आपको अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसकी, या फिर जब अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हुई होगी इस पूरे एनालिसिस से। आई होप कि आपने इसको लाइक किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा हमें ग्रोथ मिले और हम ऐसे ही आपको और नए नए वीडियो देते रहें। अब जाते जाते अगर आपको कुछ और कोई ऐसा शेयर है जो आप उस पर एनालिसिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करें और आपको उसके बारे में बताएं, तो आप कमेंट में या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में एनालिसिस देके आपके डाउट्स को दूर करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।